हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमने जो पिछले ऑब्जेक्टिव्स देखे थे उसके आगे से हम कवर करने वाले हैं। हमने फर्स्ट 10 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं सेट 1 के। आज हम इसके आगे के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ठीक है। पार्ट में बनाने का मोटो सिर्फ ये है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता रहा हूँ वो भी सारे हम डिटेलिंग के साथ में पढ़ रहे हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन रखनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सेट 1 के ही ऑब्जेक्टिव है, 11th वाले इस पे हम आ चुके हैं। ओके, और बाकी के जो 1 to 10 ऑब्जेक्टिव है वो मैं इसके पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बेटा उसको पहले गो थ्रू करिएगा, है ना, किस तरीके से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और किस तरीके से आपको उसमें करना रहेगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे बेटा, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया आपसे। आपसे बोला गया है द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट। ठीक है, ट्रायंगल एलिमेंट का मेजरमेंट आपको यहाँ पर दे के रखा हुआ है। एंड ट्रायंगल एबीसी आर शोन इन द फिगर। हमसे जो पूछी गई है वो द लेंथ ऑफ साइड एसी, कि मतलब ये जो एसी साइड है इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी रहेगी। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करते बेटा तो आपको कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी एंगल में। जैसे ये 130 डिग्री का एंगल है तो ये भी एंगल कितना है आपका 130 डिग्री का है। ओके, यहाँ पर ये एंगल 28 दे के रखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ट्रायंगल एलिमेंट है इसका ये वाला जो एंगल है ये मैं फाइंड कर सकता हूँ, या चाहूँ तो ट्रायंगल एबीसी का ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकता हूँ। तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप वो एंगल्स को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल एल एम एन, इन ट्रायंगल एल एम एन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे ट्रायंगल एलिमेंट में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, यहाँ पर मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो तो एंगल एल की वैल्यू ही मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। एंगल एम जो मेरा है वो 130 डिग्री है, और एंगल एन की जो वैल्यू है वो मेरी 28 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर इसे अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एंगल एल प्लस 158 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एंगल एल बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 158। इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 22 डिग्री। मतलब ये जो एंगल एल की वैल्यू है जो हमने यहाँ पर अभी फाइंड करी है वो कितनी निकल के आ गई हमारी, 22 डिग्री। ठीक है, ये हमारा कितना निकल के आ गया, 22 डिग्री। अब अगर आप दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करते, कौन से दो ट्रायंगल बेटा, तो यहाँ पर ऑर्डर आपका मैटर करेगा। ओके, अगर मैं बोलता हूँ इन ट्रायंगल कौन सा, एम एल एन। ठीक है, मैंने ट्रायंगल क्या बोला बेटा, एम एल एन। एंड दूसरा जो ट्रायंगल है आपका, कौन सा दूसरा ट्रायंगल बेटा, जो इसके साइड में लिखा हुआ है, आप देखो मैं 130 डिग्री के बाद 22 डिग्री के एंगल के पास गया हूं, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा बेटा। जैसे मेरा स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, बी से हो जाएगा, तो ट्रायंगल बी, फिर उसके बाद 22 डिग्री इधर है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, बीएसी। ये जो हम ट्रायंगल का नेम लिखते हैं बेटा इसका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आपका सही तरीके से आंसर निकल के नहीं आने वाला है। अब अगर इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं एम एल एन और ट्रायंगल बी ए सी को, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो बेटा कि आपका जो एंगल एम है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। दोनों का मेजरमेंट जो है वो कितना है आपका, 130 डिग्री है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा अगर आप बात करें तो एंगल एल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। दोनों का जो मेजरमेंट है वो कितना है आपका, 22 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी आपका ट्रायंगल एम एल एन जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के। अब यहाँ पर हमने सिमिलर क्यों करा है, क्योंकि बेटा हमको पता है जब ट्रायंगल्स आपके सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो वहां से हम क्या बोल पाते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कैसी होंगी बेटा, प्रपोर्शन में होंगी। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या लिख पाएंगे, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, if triangles are similar then corresponding sides then corresponding sides are in proportion। ओके, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका यूज होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, अपन साइड का जो रेशियो है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, एम एल अपॉन में बी ए। ओके, एम एल अपॉन में बी ए इज इक्वल टू, दूसरा हम क्या लेंगे, एल एन अपॉन में ए सी।
अगर आप देखो इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, mn अपॉन में BC, ठीक है। तो उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं ML तो वो कितना है बेटा 45, BA, AB कितना है आपका, तो AB है आपका 5, इसके अलावा LN कितना है आपका, तो LN है आपका 72 अपॉन में AC क्या है बेटा, यही तो हमें फाइंड करना है। जब हमें पता चल चुका है बेटा ये तीन वैल्यूज पता और AC नहीं पता, तो इसके आगे की वैल्यूज को हम लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमसे पूछी नहीं गई। अगर पूछी गई होती तो आगे का भी हम लिखते। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 9 AC बराबर 72, या सिंपली AC इज इक्वल टू 72 अपॉन में 9। तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो यहाँ से AC आपका कितना निकल के आ गया बेटा, 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन सी है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बेटा, ऑल्दो ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें आपको इतनी सारी थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर आप देख पा रहे कि अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर है तो डायरेक्टली, ठीक है, अगर आप बता पा रहे हैं कि आपका ट्रायंगल कैसा है बेटा, सिमिलर है, तो फिर आप डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा, ये जो रेशियो यहाँ पर अपन ने लिखा है डायरेक्टली आप इसको लिखिए और इसके बाद से ही प्रोसीड कर दीजिए। तो इसका आगे का जो भी पोर्शन है उसको आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्टिव। अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो आपको ये सारी चीजें वहां पर मेंशन करनी पड़ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। क्या देके रखा हुआ है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, हमसे क्या बोला गया बेटा, वॉल्यूम की बात हो रही है वो भी क्यूब के, उसका रेशियो देके रखा हुआ है 8:125। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करना है किसका, सरफेस एरिया का। ठीक है, तो देखते बेटा किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अपन क्या सपोज कर लेते हैं, जो दो क्यूब से, ठीक है, दो क्यूब से, लेट द साइड्स ऑफ टू क्यूब, लेट द साइड्स ऑफ टू क्यूब्स बी A1 एंड A2। ठीक है, आपको जो सपोज करना बेटा आप वो सपोज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो दो क्यूब्स हैं उनकी साइड को क्या बोल दिया, एक को A1 बोल दिया, दूसरे को A2 बोल दिया है। ओके, तो रिस्पेक्टिवली उसके वॉल्यूम्स क्या हो जाएंगे बेटा, V1 V2 हो जाएंगे। तो हमको जो क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 125, रेशियो में देके रखा हुआ है तो हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 125। V1 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो हमें पता है अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात हो रही है तो यहाँ पर आप चाहो तो मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। मैं इतनी सारी चीजें इसलिए लिख के बताता हूँ बेटा, ताकि आपको एग्जाम में कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन रखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले, वो सारा मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जैसे जहां पर भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप फॉर्मूले बेटा अलग से मेंशन करें और उसको हो सके तो हाईलाइट भी कर दे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर आपका क्या होता है बेटा, ए क्यूब होता है। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा A1 क्यूब अपॉन में A2 क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 8 अपॉन में 125। अब ये जो 8 अपॉन में 125 लिखा हुआ है बेटा, आप इसमें एक चीज तो ये बता सकते हैं कि 8 जो है वो किसका क्यूब है, ये आपको डायरेक्टली पता हो तो बहुत अच्छी बात है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 125 को हम लिख सकते हैं बेटा 5 का क्यूब, ये आपको डायरेक्टली याद ही होगा। तो यहाँ से A1 अपॉन में A2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसे भी क्या लिखा जा सकता है बेटा, 2/5 का होल क्यूब, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली A1 स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी बेटा क्यूब रूट है ना, क्यूब दिख रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू सिंपली 2/5। अब बेटा आपसे क्या बोला गया है, बोला गया है द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, मतलब आपसे जो पूछा गया है वो S1 अपॉन में S2। आपको पता है अगर सरफेस एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, ओके, अगर वहां मेंशन नहीं है कि लेटरल लेना है कर्ड लेना है तो बेटा सॉरी लेटरल सरफेस एरिया लेना है या फिर टोटल सरफेस एरिया, तो आप यहाँ पर टोटल ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 6A² होता है तो 6A1² अपॉन में 6A2², तो 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। A1 अपॉन में इसे क्या लिखा जा सकता है, A2 का होल स्क्वायर। A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, A1 अपॉन में A2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं इजिली, दैट इज आपका 2/5 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 25। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें।
ठीक है, जहां पर कुछ भी आपको दिक्कत रहती है बेटा आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, मैं वो भी डाउट्स आपके क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, किसकी बात हो रही बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है 36 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल भी आपको क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, कितना है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, ओके, क्या पूछा है बेटा, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, आपका जो आर्क है उसकी लेंथ कितने रहने वाली है उस सेक्टर की। आपको पता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये एक सर्कल है आपका, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ, ओके, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर करा ए, और ये मैंने मान लिया आपका बी। ठीक है, तो हमको क्या देके रखा हुआ है बेटा, ये रेडियस दे के रखी हुई है, कितनी दे के रखी हुई है, ओके 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो जो डेटा दे के रखा हुआ है उसे हम इसमें मेंशन कर देते हैं। अब कई बार बेटा जब डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो वो आपका अलग इंपैक्ट डालता है। ठीक है, 36 सेंटीमीटर, और इसके अलावा ये जो एरिया है बेटा, है ना, ये जो रीजन वाला एरिया है, ये हमें कितना बोला है यहाँ पर 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और हमसे वो जो पूछना चाह रहे हैं वो ये जो लेंथ है ना बेटा ए बी, ये वाली लेंथ की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये कितनी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, करेंगे इसको अपन सॉल्व। तो सबसे पहले बेटा आपको गिवन डेटा लिख लेना है जो भी इसके अंदर देके रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर देके रखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, वो कितना देके रखा हुआ है आपको 54 पाई। बेटा एक चीज ऑब्जर्व करना, लेंथ ऑफ आर्क भी पाई के टर्म्स में, तो पाई को वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल कितना बोला है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, और इसके अलावा रेडियस ऑफ सर्कल वो भी आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है, दैट इज आपका 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है बेटा, क्या होता है वो, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल होता है आपका थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप अलग से मेंशन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 54 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं बेटा, ये पाई से पाई तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, थीटा बाय 360 और आर स्क्वायर है ये, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमको जो फाइंड करना है पहले वो चीज देख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा बाय 360 इंटू आर स्क्वायर है, तो एक आर को यहीं पर रखा अपन ने और दूसरे को क्या करा 54 अपॉन में आर लिख दिया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो बेटा, थीटा अपॉन 360 और आर की जगह पर क्या पुट कर सकते हो 54 बाय आर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 54 बाय आर, किसकी जगह पुट करा बेटा हमने, ये थीटा बाय 360, और ये जो आर है इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं 54 बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। ठीक है, अभी रेडियस क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड है बेटा, कितनी मेंशन्ड है रेडियस की वैल्यू, तो वो देके रखी हुई है आपको 36 इंटू 2 पाई। पाई को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि पाई में ही हमारा आंसर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 वन जा 2, 2 के टेबल से 18 टाइम्स जाएगा, 18 वन जा 18, 18 3 जा 54 होता है बेटा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है बेटा, डी ऑप्शन। इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट कर दी, फिर यहीं पर थोड़ा सा 54 अपॉन 36 का जो भी स्क्वायर आएगा उसको सिंप्लीफाई कर दो। बाकी जहां पर जितनी कैलकुलेशन कम हो सकती है वो करने की अपने को कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या बोला है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को अगर हम फेंकते हैं, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स when total number of outcomes when a die is thrown। अगर एक डाई को अगर हम फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बेटा, आपको पता है 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 6 आउटकम्स हो जाएंगे, है ना। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो यहाँ पर अपन सब फिर क्या कर लेंगे,
ठीक है, यहाँ पर आपकी सैंपल स्पेस आपकी ऑलरेडी बन चुकी है, जैसे ये 6 जो आया है तो सैंपल स्पेस आपकी क्या रही है यहाँ पर, है ना। मैं चलो ऊपर अलग से ही मेंशन कर देता हूँ, इस चीज को अलग से अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि आप वो चीज को रिलेट कर सको। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन इज 6, और यहाँ पर आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, आउटकम व्हेन डाई इज थ्रोन, तो क्या आउटकम्स होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहो तो यहां पर से चेक कर सकते हो बेटा, फैक्टर ऑफ 36, तो फैक्टर ऑफ 36 में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 36 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, फैक्टर ऑफ 36 व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ये फेवरेबल आउटकम है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। ठीक है, नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं, नॉट अ फैक्टर ऑफ 36 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो आप देखोगे बेटा 1 2 3 4 और 6 तो फैक्टर है, लेकिन ये जो 5 है ये फैक्टर नहीं है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो कितना हो जाएगा बेटा, आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट है वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, 1, टोटल आउटकम कितने, 6, तो 1/6 ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर कोई बच्चे 5/6 अगर निकाल रहे हैं तो 5/6 क्या होगा बेटा, वो तो फेवरेबल आपका हो जाएगा, मतलब जब फैक्टर ऑफ 36 की आपकी बात हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे क्या बोला गया है, इफ द मीन ऑफ, ठीक है, मीन हमको दे के रखा हुआ है कितना, 7 दे के रखा हुआ है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मीन आपको कितना दे के रखा हुआ है, मीन दे के रखा हुआ है 7, और आपसे बोला गया है कि x की वैल्यू निकालो। मीन तो क्या होती है आपकी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमको 7 दे के रखा हुआ है, मतलब 2 प्लस 9 2 + 9 प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है, प्लस 2x + 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन से काउंट कर लेते हैं, 1 2, ये कंप्लीट एक है, 3 4 5 6 और 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है बेटा वो कितनी है आपकी, 7 है, इज इक्वल टू यहाँ पर भी कितना है आपका, 7 है, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 2 + 9 11, 11 + 6 17, 17 + 3 20, 20 20 + 10 30, 30 प्लस और ये 10, तो कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस x + 2x, कितना हो जाएगा बेटा 3x, और ये 7 कहाँ चले जाएगा, इस 7 के पास में, तो 7 7 से कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ से 3x बराबर 49 माइनस 40, तो यहाँ से सिंपली 3x बराबर 9 और x बराबर 9/3, 9/3 मतलब 3, मतलब x की वैल्यू क्या रहने वाली बेटा 3, मतलब जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अपन, आपको क्या बोला गया है, एओबीसी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, एओबीसी क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है, हुस वर्टाइसेस आर, आपको ये वर्टाइसेस दे के रखी हुई है बेटा, तो जैसे मान लो अगर ये आपका प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, हमको पता है बेटा ये ओरिजिन है ओ, तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0, ये ओ पॉइंट हो गया, ए जो देके रखा हुआ है 0,2, मतलब ए कहीं यहाँ पर होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या देके रखे हुए 0,2, और बी जो बोला है आपको, बी पॉइंट जो है वो है आपका 4,0, ये एक रेक्टेंगल है बेटा, है ना, तो रेक्टेंगल है मतलब कुछ इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, है ना, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका सी पॉइंट हो जाएगा। आपको क्या बोला है फिर, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, ठीक है, हमें पता है यहाँ पर दो डायगनल बनेगी, एक तो ओसी और एक डायगनल क्या बनेगी बेटा ए बी, हमें पता है बेटा ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है,
ओके, हमको जो फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है बेटा, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लगा लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब ए बी की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन आपको जो पूछा बेटा स्क्वायर ऑफ लेंथ पूछा है, मतलब ए बी का स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट यहां से हट जाएगा। अब x2 और x1 की जगह पर क्या रखें, तो बेटा इसे मान लेते हैं x1 y1 और इसे क्या सपोज कर लेते हैं x2 y2। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 0 माइनस y1 कितना है आपका 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 तो 4 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 20, मतलब आपका 20 क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर ऑफ लेंथ निकालनी थी इसलिए ए बी स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपके सामने देके रखा हुआ है। ओके, और इसके आपको क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कैसे क्या करेंगे यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका 4। अब बेटा बीच में आपका रूट वाला नंबर लिखा हुआ है। ओके, हमको पता है अगर जब भी हमको इसको फैक्टराइज करना है तो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कितना है 1 और ये कितना है 4, तो यहाँ पर 1 इंटू 4 करेंगे तो 1 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, सिंपली 4 ही हो जाएगा, है ना। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ओके, आप देखो बेटा बीच में यहाँ पर रूट 2 दिख रहा है, तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एक 2 को लिख देते हैं √2 इंटू √2। अब यहां से अगर मैं इस नंबर को ऐसा लिख दूं 2 √2 इंटू √2, मल्टीप्लाई करने पर तो अभी भी कितना आंसर आएगा बेटा आपका 4 ही आंसर आएगा। और अगर मैं इसको ऐड कर दूं 2 √2 प्लस √2 तो वो क्या हो जाएगा बेटा 3 √2 हो जाएगा, है ना। तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो रहने दो, यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं 2 √2 प्लस √2, वो हमें क्या दे देगा बेटा 3 √2 एक्स प्लस 4, जैसा था बस 3 √2 को मैंने इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया है। अब इसे अगर सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 √2 एक्स माइनस √2 एक्स प्लस 4। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं बेटा, x कॉमन ले सकते हैं। जैसे x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 2 √2। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पर आपका जो फैक्टर आ रहा है वही आपका सेम पीछे भी रिपीट होता है। ठीक है, मैंने ये चैप्टर जब पढ़ाया तो ये मैंने चीजें क्लियर कर रखी हैं। ठीक है, अब जैसे बेटा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ √2 था यहाँ नहीं है, इसका मतलब √2 तो कॉमन लेना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन भी कॉमन आ जाएगा। ओके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं यू विल गेट द सेम टर्म। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो x माइनस 2 √2 कॉमन निकल जा रहा है, बचेगा क्या आपका x माइनस √2। अब आपको क्या फाइंड करने बेटा, जीरोस फाइंड करने, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x को 0 के इक्वल टू में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 √2 इंटू एक्स माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 √2 बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस √2 बराबर में 0। तो x बराबर कितना रहेगा आपका 2 √2 और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा √2, मतलब √2 और 2 √2। देख लो कौन से ऑप्शन में, तो 2 √2 और √2 आपको ऑप्शन बी में दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बेटा आपको देके रखा हुआ है। इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC के परपेंडिकुलर है, ये आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, तो इधर ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल BAC, ये एंगल ऑलरेडी आपका 90 डिग्री देके रखा हुआ है। इफ BC इज इक्वल टू 16, BC की वैल्यू 16 देके रखी हुई है, DC की वैल्यू 4 देके रखी हुई है, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, जो ट्राइंगल्स चैप्टर हमने पढ़ा है वहां से हमको यहाँ पर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स कंसीडर करूँ, कौन से, इन ट्राइंगल, जैसे यहाँ पर BAC एक ऑर्डर लिखा हुआ है ये, तो मैं यही ऑर्डर लिख देता हूँ BAC। और दूसरा जो ट्राइंगल है वो मेरे को ध्यान से लेना पड़ेगा। दूसरा ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा बेटा, देखो BAC।
ओके आपका ये जो ए है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, एक तो बीएसी ट्रायंगल हो गया और एक ये छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे एक्स फाइंड करना है, तो ये जो डी है वो सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है, वो सेंटर पे आना चाहिए। फिर आपने देखा ओके ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो आपको दे के रखा हुआ है डी सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी सी हो जाएगा, और आगे वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ए डी सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी पॉइंट था तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, सी पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं ट्रायंगल बी ए सी और ट्रायंगल ए डी सी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए किसके बराबर होगा बेटा, एंगल डी के बराबर होगा। रीजन क्या हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री। और उसके अलावा हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। बी सी ए किसके बराबर होगा, ए सी डी के बराबर होगा। रीजन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कॉमन एंगल, ठीक है, एंगल कॉमन है, इस वजह से वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल बी ए सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी के। अब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर वही थ्योरम यूज करूंगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती है बेटा, सेम रेशियो में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी आपकी, तो बी ए अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना है बेटा वो ए सी फाइंड करना है, मतलब ए सी वाला तो हमको लेना ही पड़ेगा, और डी सी हमको दे के रखा हुआ है और बी सी भी दे के रखा हुआ है। इट मीन्स हमको जो रेशियो लेना है साइड्स का वो लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए सी की वैल्यू कितनी x अपॉन में डी सी की वैल्यू कितनी 4 इज इक्वल टू बी सी कितना बेटा 16, और इधर भी क्या आ जाएगा x। इसको जब सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 4, तो यहाँ से x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 4, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। यहाँ से अगर पेयरिंग करके बाहर निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा सिंपली 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बेटा असर्शन और रीजन वाला है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन से आप फेमिलियर होंगे, इन चारों में से ही हमको कोई सा सेलेक्ट करना है। पहला वाला ऑप्शन जो होता है जिसमें असर्शन भी ट्रू होता है, रीजन भी ट्रू होता है, और रीजन जो होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। और दूसरे ऑप्शन में असर्शन और रीजन दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर दी असर्शन। थर्ड ऑप्शन क्या होता है बेटा, सिर्फ असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है। चौथा उसका उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, ठीक है। चलिए करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको क्या बोला है, लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये वॉल हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब क्या बोला है, लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर अपन यहाँ पर लगा देते, ठीक है, एक लैडर अपन यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारी लैडर लग गई बेटा। A ladder is leaning against a wall stands at horizontal distance of 6 मीटर from the wall। अभी जो लैडर की डिस्टेंस है वॉल से वो कितनी दे के रखी हुई है बेटा, 6 मीटर दे के रखी हुई है, ये हमें 6 मीटर बता रखा है। फिर उसके बाद में क्या बोल रखा है, इफ द हाइट ऑफ द वॉल, इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेस इज 8 मीटर, इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेस, मतलब ये वॉल की हाइट दे के रखी हुई है कितनी, 8 मीटर हमको बोल रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर। देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज, तो लेंथ ऑफ लैडर हमें कितनी देके रखी हुई 10 मीटर, और लेंथ ऑफ लैडर हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ओके यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल का नेम दे दो, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर अपन ट्रायंगल एबीसी के लिए यहाँ पर सॉल्व करें, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा आपका? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, 2 मिनट इसे करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका? BC का स्क्वायर। ओके, अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी बेटा? वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ से AC सिंपली कितना आ जाएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर। ओके, ये कितना निकल के आया? 10 सेंटीमीटर। और वही चीज यहाँ पर क्वेश्चन में भी मेंशन थी, मतलब आपका असर्शन तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बोला है द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो लैडर है ना, ये ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बना रही है बेटा? 60 डिग्री, ऐसा रीजन में लिखा हुआ है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC हम क्या लगा देते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर कितना है बेटा? 8 है, अपॉन में बेस कितना है आपका? 6 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में 3। ये टेन थीटा की वैल्यू निकल के आई है। टेन थीटा यहाँ पर आ रहा है बेटा 4/3। लेकिन हमको इतना पता है, अगर ये एंगल 60 डिग्री होता तो टेन 60 डिग्री तो क्या होता है बेटा? √3, और ये क्या है? 4/3। तो √3 आपके 4/3 के इक्वल तो नहीं हो सकता है, मतलब रीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? रीजन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इसके लिए? ऑप्शन सी, जहां पर आपका असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या देके रखा है बेटा? फॉल्स देके रखा है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का, 20 वाला, जिसमें आपको क्या बोला है? इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है जिसपे 2 टेंजेंट्स हमको बनानी है। तो हम एक काम करते हैं, ये सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ करा है, और इस सर्कल का ये सेंटर हो गया है। ठीक है, सर्कल के सेंटर को हमको जो सपोज करना है वो सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी O। और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट हमने P सपोज कर लिया है। यहाँ से 2 टेंजेंट बनानी है, तो इस तरीके से ये एक टेंजेंट बनी। ओके, PA, और एक और टेंजेंट बना देते हैं कुछ ऐसी। ठीक है, इस टेंजेंट का नाम हमने क्या दे दिया? PB। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड्स। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है इसका एंगल कहां पर बोल रहे हैं? एट द सेंटर। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं ये, और दूसरा आपका ये। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, मतलब यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। ओके, अगर हम सर्कल पे 2 टेंजेंट्स बनाते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये जो 2 एंगल्स है वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो डेफिनेटली दे विल बी इक्वल। ओके, ये आपकी अपन जब प्रूफ करते हैं ना लेंथ ऑफ टेंजेंट वाली थ्योरम, तो वहीं से वो चीज निकल के आई हुई है। मतलब आप क्या करो, यहाँ पर अगर आपको दोनों एंगल्स को इक्वल बताना है तो आप क्या कर सकते हो? इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, ट्रायंगल POA और ट्रायंगल POB की अगर आप यहाँ पर बात करें तो आप क्या बोल सकते हो बेटा? सबसे पहले तो मुझे पता है कि यहाँ पर OA जो है वो PA के परपेंडिकुलर होगा, सिमिलरली OB किसके परपेंडिकुलर होगा? PB के परपेंडिकुलर होगा, होगा ना? OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB। इसके पीछे का रीजन क्या होगा? तो यहाँ पर अपन बोल देंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। रीजन क्या हो जाएगा? बोथ 90 डिग्री, दोनों एंगल कितने हैं बेटा? 90 डिग्री है। फिर हमको पता है इस राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है बेटा? हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? OP इज इक्वल टू, ओके, OP इज इक्वल टू OP। ये क्या हो जाएगी आपकी?
कॉमन साइड हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप यहां से क्या बोल सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, एक ही सर्कल की रेडियस है। ओके, तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल पीओए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीओबी। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो ये अपन क्या बोल सकते हैं, बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बोली थी कि पीओ पीओबी के इक्वल होगा, तो डेफिनेटली वो होगा। तो असर्शन तो क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। अब बोला है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसी में से ये लिया गया क्वेश्चन है आपका, कि अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। तो जैसे आपका ये इस तरीके से पैरेललोग्राम बनता है, ओके, इस तरीके से ये पैरेललोग्राम बना, और इसके अंदर जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी अजीब सा बनेगा सर्कल भी, कोई बात नहीं। तो कुछ इस तरीके से जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, ए बी सी डी क्या है बेटा आपका यहाँ पर पैरेललोग्राम है। अब इसके अंदर सर्कल जो है, तो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, अगर एक पैरेललोग्राम उसके अंदर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम आपका रोम्बस होता है। ठीक है, अब अगर इसको रोम्बस अगर वगैरह प्रूफ करना होता है ना बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, जैसे ये जो पॉइंट हो गया, लेट इट बी पी क्यू आर एस, तो यहां पर अपन क्या बोल पाते बेटा, एपी इज इक्वल टू ए एस बोल पाते। एपी किसके बराबर है, ए एस के बराबर है। सिमिलरली हम क्या बोल पाते हैं, पीबी किसके बराबर है, पीबी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है। ओके, वैसे ही बाकी पॉइंट्स के लिए भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा, वो किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको पता रहे। ठीक है, ये जो रीजन है, रीजन वाले पार्ट के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल इन लेंथ, इज इक्वल इन लेंथ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इंडिविजुअली अगर हम देखें ना बेटा, तो रीजन भी क्या है आपका यहाँ पर, करेक्ट है। ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था, एंगल पीओए क्या है आपका, एंगल पीओबी के इक्वल है, लेकिन जो रीजन है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट को लेके है। ओके, तो यहाँ पर अपन जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बोलेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। मतलब असर्शन और रीजन दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर दी असर्शन। ओके, क्लियर हो रही है चीज आपको। तो ये आपके सेट वन के ऑब्जेक्टिव्स थे जो अपन ने आज कवर करे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बेटा बचे सेट टू और सेट थ्री के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सेट टू और सेट थ्री के, वो सेट वन में से कॉमन है, तो उनको छोड़कर बाकी जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपके कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो फिर अपन यहीं तक रखेंगे बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको चीजें समझ में आ रही हो, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस में डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और एक चीज मैं आपको और इन्फॉर्म कर दूं कि अभी जो है मैंने चैप्टर वन रियल नंबर्स वो खत्म कर चुका हूं, पॉलिनोमियल्स मेरा चल रहा है। ठीक है, तो आप वो वीडियोस को भी देख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम कनेक्ट होंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।